हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। और दो वीडियो अपने कंप्लीट हो गया है DSSB पार्ट बी के लिए, जो एनटीटी के लिए वैकेंसी आ रखी है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और पीआरटी के लिए भी महत्वपूर्ण है बी पार्ट के लिए। इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक या दो। तो देखते हैं, बच्चों की आवश्यकता और अधिकार क्या है। भारत के बच्चों की बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त है। ये उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास और सहभागिता के अधिकार है। बच्चों के उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास के अधिकार हैं। वर्तमान समय में शिशु दर, मृत्यु दर होती है वो कम हुई है। बच्चों की उत्तरजीविता की दर बढ़ी है, जीवित रहने लगे। और विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी आई है। साक्षरता में सुधार हुआ है। इन उपलब्धियों के बाद भी अपूर्ण आवश्यकताएं, अर्थात ऐसी आवश्यकताएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है के रूप में कुछ छूटा सा है, जिनके कारण बच्चे अपेक्षित और असुरक्षित महसूस करते हैं। वे सुरक्षित, संरक्षित और स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे, यहाँ तक कि वयस्क भी, बच्चों की जरूरतों और अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं है। वयस्क जागरूक नहीं है, जिस कारण से वे अपने चारों ओर फैली असुरक्षा को निपटाने के लिए अपनी सामर्थ्य, सही दृष्टिकोण समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चों के अधिकारों, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों की जरूरतों, अधिकारों के बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को जानते हैं। सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। बच्चों की आवश्यकताएं, बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्दीपित अनुभवों को प्रदान करने की आवश्यकता और महत्व है। उद्दीपित अनुभव प्रदान करेंगे और इसका महत्व है जो पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। इसलिए बच्चों के विकास और अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण, पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता और अन्य देखभालकर्ताओं की आवश्यकता होती है। अनुकूल वातावरण माता पिता और अन्य देखभालकर्ता ही प्रदान करते हैं। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के कुछ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं भी होती हैं, जिन्हें समय समय पर पूरा किया जाना आवश्यक है। समय पर पूरा किया जाना आवश्यक है। आवश्यकताओं को ऐसे रूप में परिभाषित किया जा सकते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन हेतु अनिवार्य हो। आवश्यकता उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, खुद को ही मान लो अपने आप को, के लिए स्वस्थ और उत्पादक हेतु जीवन के लिए अनिवार्य है। यह समझना चाहिए कि आवश्यकता और इच्छाएं में अंतर है। आवश्यकताओं में और इच्छाओं में अंतर है। आवश्यकता तो जरूरी है, इच्छा तो जरूरत के अनुसार पूरी की जा सकती है। आवश्यकता है, इच्छाओं को कामना तो हो सकती है लेकिन व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं। इच्छा अनिवार्य नहीं होती लेकिन आवश्यकता अनिवार्य होती है। जैसे आपको कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी इच्छा नहीं है, ये आवश्यकताएं हैं। जैसे इच्छा कार लेंगे, वैसे लेंगे, ये इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं को कामना हो सकती है लेकिन व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। तो आइए कुछ अध्ययन करते हैं, देखते हैं आगे मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या क्या है। सुरक्षा, सलामती और संरक्षण, ये तो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। इसमें सकारात्मक मानसिक प्रसन्नता, बच्चों के स्वस्थ राष्ट्र के एक समर्पित नागरिक के रूप में विकसित जरूर होने की जरूरत है। इसके लिए अपर्याय और वे एक ऐसे वातावरण बड़े हो जहाँ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक रूप से सलामती या सुरक्षित महसूस करते हो। ऐसे वातावरण में वो बड़े हो जहाँ वो मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हो। जब बच्चे सुरक्षा और सलामती का अनुभव करते हैं तब वे अन्य व्यक्तियों और अपने वातावरण पर भरोसा करना सीखते हैं। एक तो भरोसा करना सीख जाते हैं। जो बच्चे की सुरक्षा और सलामती का अनुभव नहीं करते हैं वे चिंता युक्त, असुरक्षित, अप्रसन्न हो जाते हैं। चिंता युक्त होते हैं, असुरक्षित होते हैं, अप्रसन्न भी होते हैं। उनके विकास, स्वास्थ्य और अधिगम को प्रभावित करता है। सुरक्षा की कमी में अन्य लोगों के साथ भरोसे तथा लगाव की समस्या को बढ़ावा मिलता है। जो लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता और लगाव भी नहीं होता है इतना, इसमें समस्या मिलती है। ऐसे बच्चे कुसामाजिक वयस्क के रूप में विकसित हो जाते हैं, कुसमायोजित हो जाते हैं। प्रेम तथा स्नेह, प्रत्येक बच्चे को प्यार की जरूरत होती है। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध के विकास और भरोसा पैदा करने के लिए आधार होता है। एक देखभाल और प्यार भरे वातावरण में रहने वाले बच्चे आत्मविश्वासी, सुसमायोजित व्यक्ति के रूप में विकसित होते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन्हें ऐसा वातावरण नहीं मिलता है वे अकेले, अपेक्षित महसूस करते हैं, कोई भी पहल नहीं करते, अलग अलग रहते हैं। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता पूर्ण न होने पर अन्य व्यक्तियों के साथ संवेगात्मक रूप से न जुड़ पाने के कारण कुसंयोजन को बढ़ावा मिलता है। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है? सुरक्षा, सलामती और संरक्षण, प्रेम और स्नेह। आगे देखते हैं, समझना और स्वीकारना, माता पिता और देखभालकर्ताओं द्वारा बच्चे को स्वीकारना और समझना की एक अन्य मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी है। मूल्यवान होने की भावना बच्चों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। ये थी 3 मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, याद रखना है। सुरक्षा, सलामती और संरक्षण, प्रेम तथा स्नेह, और तीसरी है समझना और स्वीकार करना। दैनिक जीवन के अनुभव और उनके परिवार और समुदाय के साथ उनकी अंतर्क्रिया के आधार पर विकसित होती है समझ, और इसमें बच्चों को लोगों, स्थानों, वस्तुओं के साथ संबंध तथा अन्य लोगों के व्यवहार, प्रतिक्रिया भी शामिल हैं।
उपरलिखित मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक सकारात्मक आत्म संपत्ति है। आप अपनी छवि या अपने प्रति का दृष्टिकोण विकास में सहायक करती है। इसीलिए बच्चों को सकारात्मक आत्म संपत्ति का विकास आवश्यक है, जिसके लिए स्वस्थ पारिवारिक वातावरण, सहयोगी पास पड़ोस, सकारात्मक विद्यालय अनुभव महत्वपूर्ण होता है। वातावरण होगा, सहयोगी पास पड़ोस, आस पड़ोस होगा, सकारात्मक विद्यालय अनुभव भी महत्वपूर्ण होता है। बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूर्ति हेतु देखभाल करने वाले को सुरक्षित, सलामत तथा प्यार भरा माहौल सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें उन्हें उनका नाम से बुलाया जाए, मुस्कुराकर स्वागत किया जाए, उनकी प्रशंसा भी की जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तथा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में उनकी सहायता भी की जाए। आगे देखते हैं, पूरक पोषण सही स्वास्थ्य एवं पोषण की आवश्यकता। एक स्वस्थ और प्रसन्न बाल्यावस्था एक स्थिर, दृढ़ वयस्क अवस्था का आधार होता है। स्वस्थ बाल्यावस्था में स्वस्थ और प्रसन्न होगा तो आगे जाकर एक स्थिर और दृढ़ वयस्क अवस्था का आधार होगा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखी जाती है। शरीर स्वास्थ्य अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे जैविक कारक, जीन्स आदि, और वातावरणीय कारक जैसे पोषण अच्छा नहीं होगा, टीकाकरण टाइम पर नहीं करवाया गया तो शारीरिक गतिविधियां और व्यायाम के अवसर से भी प्रभावित होता है। यदि बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में अच्छा पोषण या चिकित्सीय देखभाल नहीं मिलती है तो उनकी सामान्य अभिवृद्धि प्रभावित होती है। स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक भोजन की कमी के कारण अभिवृद्धि में कमी आ सकती है और कमजोरी, अस्वस्थ रहने तथा विभिन्न रोगों जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आगे चलकर यह बच्चों की शारीरिक क्षमता और संज्ञान विकास को प्रभावित करेगा। माता पिता और देखभाल करने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक होने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें अपने बच्चे के स्वस्थ शारीरिक विकास की नियमित देखरेख करनी चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य पोषण संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश होता है। आयु के अनुरूप वजन, ऊंचाई में वृद्धि के साथ के स्वास्थ्य के सामान्य होने का संकेत। इसीलिए बच्चे के प्रति माह कम से कम 3 महीने में एक बार वजन और ऊंचाई का रिकॉर्ड वृद्धि चार्ट में रखा जाना चाहिए। यदि किसी बच्चे में वजन की कमी आई है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वृद्धि की नियमित देखरेख का मूल उद्देश्य कुपोषण से बचाव है। यदि बच्चे की ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, कोई भी समस्या है, तो डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए और समय समय पर चेक करते भी रहना चाहिए। यदि बच्चे को सही प्रकार का भोजन अर्थात संतुलित आहार नहीं मिलता है तो बच्चा कुपोषित हो जाता है। भोजन में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए प्रत्येक बच्चे को एक पूरक आहार दिया जाना चाहिए। वर्ष में कम से कम एक बार सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। ये सुनिश्चित किया जाना है कि समय पर उसका आवश्यक टीकाकरण भी हुआ हो। खेल, प्रारंभिक उद्दीपन और अधिगम आवश्यकताएं। बच्चों के समुचित विकास के लिए खेल, प्रारंभिक उद्दीपन तथा अधिगम के लिए आवश्यकता एक अन्य महत्वपूर्ण भी है। प्रशंसा, प्रोत्साहन से भरा वातावरण, खेल, अन्वेषण और प्रयोग के अवसर बच्चे की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। प्रशंसा होगी, प्रोत्साहन होगा, वातावरण खेल से, अन्वेषण, प्रयोगों से भरा हुआ होगा ना, उसके अवसर मिलते रहेंगे तो बच्चे की वृद्धि और अधिगम में बहुत सहायता मिलती है। इसके अलावा बच्चों के खेल में संवेगों का प्रदर्शन के अवसर मिलते हैं। इमोशनल संवेग कैसे भी हो, संवेगों का प्रदर्शन मिलता है। ये कल्पनाशीलता, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता संबंधी कौशलों में विकास में सहायता करता है। खेल के द्वारा बच्चे अच्छे संबंध बनाना, एक दूसरे की देखभाल करना, वस्तुओं को साझा करने सीखते हैं। उद्दीपन, वातावरण और खेल द्वारा सीखने के अवसरों के अभाव में बच्चे की वृद्धि और विकास धीमा होता है। खेल द्वारा सीखेंगे नहीं, अवसरों में कमी होगी तो वृद्धि और विकास धीमा होगा। बच्चे को समृद्ध अधिगम वातावरण मिलना चाहिए जो कि आयु के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के अवसर तथा अधिगम सामग्री प्रदान करता है। अधिगम का वातावरण मिलना चाहिए जो कि आयु के अनुरूप हो, विभिन्न गतिविधियों के अवसर तथा अधिगम सामग्री प्रदान करता हो। मुक्त वार्तालाप, कहानी कथन और कविता भाषा सृजनात्मक कल्पनाशीलता के विकास को अत्यधिक योगदान देता है, जो कि अधिगम के लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार से बच्चों के विकास के लिए खेल का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भोजन और उनकी देखभाल। खेल का समय भी महत्वपूर्ण है। बच्चे को कम से कम दिन में खेलना जरूरी है, 2 या 3 घंटे, छोटे बच्चे को, क्योंकि उनकी भोजन और देखभाल जरूरी है ना, जितना भी खेल भी जरूरी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सभी आवश्यकताएं अंतर संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर भी है। ये याद रखना है, आवश्यकताएं सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पर निर्भर भी है। आगे देखते हैं बच्चों के क्या क्या अधिकार है। ये अधिकार पढ़ने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन UNCRC, देख लो, UNCRC के अनुसार बाल अधिकार मुख्य रूप से नाबालिग होने की स्थिति में सुरक्षा, देखभाल के अधिकारों से संबंधित बच्चों के मानव अधिकार हैं। यह न्यूनतम हकदारी और स्वतंत्रता है जो कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों के नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, विचार, आर्थिक स्थिति, जन्म स्थिति या योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाने चाहिए। ये सभी के लिए प्रत्येक स्थान पर लागू होना चाहिए। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। यह 18 वर्ष से कम व्यक्तियों के लिए लागू होता है। बच्चों की आवश्यकता और बच्चों के अधिकारों के अंतर संबंध क्या है, देखते हैं। सभी बच्चों की एक जैसी आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हो। एक, उन्हें सुरक्षित घरेलू वातावरण चाहिए, अच्छा पारिवारिक जीवन चाहिए, पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, सम्मान की आवश्यकता होती है।
बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए। अच्छा विकास करवाने के लिए उसकी आवश्यकताएं भी पूर्ण होनी चाहिए। सभी बच्चे आवश्यकता और अधिकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। अधिकार बच्चों की आवश्यकता पूर्ण होने में उनकी हकदारी की मान्यता है। इससे समाज के सभी स्तर पर वयस्कों का सुस्पष्ट कर्तव्य भी बनता है। ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए अधिकार लागू हो। सभी बच्चे भाग्यवान नहीं होते कि सामान्य जीवन जी सके। बहुत से बच्चे कठिन परिस्थितियां, आपातकालीन स्थितियों में रहते हैं। भारतीय बच्चों को एक बड़ी आबादी उन स्थितियों में रहती है जहां भोजन, आश्रय, शिक्षा, चिकित्सीय देखरेख, सुरक्षा आदि नहीं मिल भी पाती है। इसके कारण वे कुपोषण, अशिक्षित रह जाते हैं, खराब स्वास्थ्य आदि उनके पीड़ित होने का अधिक खतरा रहता है। कई बार बच्चे अपने दैनिक जीवन में आपातकालीन स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, आग आदि दुर्घटना, माता पिता खो देना आदि। ऐसे बच्चों को अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ते हैं। जीवन एक ऐसी परिस्थितियों और संकटों के कारण ये बच्चे बहुत से कष्ट से पीड़ित होते हैं। उनका बचपन कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है, उनका बचपन नहीं रह जाता। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, यूएनसीआरसी, 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में बच्चों के अधिकारों के लिए समझौता और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता यूएनसीआरसी अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया। संसार के में ये व्यापक रूप से सर्वाधिक अंगीकृत मानवाधिकार संधि है, मतलब स्वीकार की गई मानवाधिकार संधि है। इस समझौते ने शारीरिक, नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास के मानक तैयार किए। दिसंबर 1992 में भारत ने इस समझौते को स्वीकार किया। भारत ने कब स्वीकार किया? दिसंबर 1992 को। समझौते में अपने 54 अनुच्छेदों के द्वारा जहां कहीं भी बच्चे हैं वहां बच्चे की एक व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा, जो कि आर्थिक, नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारों का हकदार है। ये इसका वर्णन भी करते हैं, लोग और सरकार मिलकर किसी प्रकार का काम करें ताकि बच्चों का अपने सभी अधिकारों को लाभान्वित होना सुनिश्चित हो। उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास, सहभागिता आदि समझौता मूल हो। उत्तरजीविता का अधिकार क्या है? इसके अंतर्गत जीवित रहने का अधिकार होता है। स्वस्थ के मानकों की सर्वोत्तम प्राप्ति, पोषण तथा अच्छे जीवन स्तर का अधिकार आता है। जन्म, नाम, राष्ट्रीयता की पंजीकरण का अधिकार भी इसमें शामिल है। सुरक्षा का क्या अधिकार है? आपातकालीन तथा सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में विशेष संरक्षण के अधिकार समेत सभी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता अर्थात छुटकारा सुरक्षा के अधिकार में शामिल है। नशीली दवाइयां, बीमारी, असमता के संरक्षण, कानून के अन्य पक्ष पर बच्चों की सुरक्षा भी सुरक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। आगे देखते हैं विकास का अधिकार क्या है। इसमें शिक्षा का अधिकार है, पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल एवं विकास हेतु सहयोग, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, समाज की सुरक्षा करे बच्चों की। इसमें अवकाश, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार भी शामिल है। सहभागिता का अधिकार, सहभागिता के अधिकार में उचित सूचना तक बच्चे की पहुंच हो, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, अपने विचार व्यक्त करे, विवेकशीलता तथा धार्मिक आधार भी शामिल हैं। बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकारी अधिनियम तथा योजनाएं कौन कौन सी हैं? समग्र शिक्षा अभियान, SSA, ये विद्यालय शिक्षा के लिए एकीकृत योजना 2018 में लाई गई। ये एकीकृत योजना पूर्व प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12वीं तक की विद्यालय शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें सभी बच्चों के लिए विद्यालय शिक्षा के समान अवसर और सम्मान मूलक अधिगम प्रतिफल के पदों में मापित विद्यालय शिक्षा प्रभावशालीता का सुधार इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें 3 योजनाएं शामिल है। एक सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन। ये योजना विद्यालय में पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक सातत्य के रूप में देखती हैं। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG मतलब सिचुएशनल डेवलपमेंट गोल के साथ पूर्व प्राथमिक विद्यालय में उच्चतर माध्यमिक तक समावेशी, समान मूलकता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। योजना का मुख्य उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल को बढ़ाना, विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को दूर करना, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों के समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना, विद्यालय प्रावधानों की न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना और शिक्षा की व्यावसायिकता को प्रोत्साहन देना, राज्य में शिक्षा के अधिकारों के क्रियान्वयन में सहायता देना, शिक्षक प्रशिक्षण में नोडल एजेंसियों के रूप में सभी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन तथा डाइट का सुदृढ़ीकरण एवं समन्वय करना। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अंतर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा निर्देश क्या थे? 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
MWCD ने मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अंतर्गत क्रेच की स्थापना की तथा संचालन हेतु न्यूनतम दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें अनिवार्य है कि 50 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रत्येक संस्थान में क्रेच की सुविधा होगी। क्रेच में प्रत्येक बच्चे की संपूर्ण विकासात्मक देखभाल सुनिश्चित होगी। सभी बच्चों की संपूर्ण विकास की देखभाल होगी। दिशा निर्देश स्थान, समय, आधारभूत ढांचे, उपकरण, स्वास्थ्य, पोषण सेवाएं, सुरक्षा, संरक्षण, प्रशिक्षण, मानव संसाधन, माता पिता की व्यस्तता एवं अन्य प्रमुख मानदंडों के बारे में नियोक्ता को अपने कर्मचारियों के लिए 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्रेच की स्थापना प्रबंधन के लिए सुविधा प्रदान कर हेतु है। इसमें सुविधा प्रदान की जाती है। जो माता पिता व्यस्त रहते हैं उसमें बच्चे की संपूर्ण विकास की देखभाल की जाती है, वो रखते हैं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 ने महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वेतन सहित अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया। ये ध्यान रखना है, 12 सप्ताह से बढ़कर कितनी हुई, 26 सप्ताह कर दिया है। इसमें यह लाभ बच्चे गोद लेने वाली तथा सरोगी संतान प्राप्त करने वाली माताओं के लिए भी है। जो गोद लेती है उसके लिए भी है, जिसके अंतर्गत गोद लेने वाली महिला बच्चा गोद लेने के दिन से 12 सप्ताह तक वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि यह अधिनियम फैक्ट्री या खाने दुकान या 10 और उससे अधिक कर्मचारी वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी महिलाओं पर लागू है। यह संशोधित अधिनियम में ने 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए क्रेच की सुविधा अनिवार्य की गई है। क्रेच जो आपने पढ़ा था, महिला कर्मचारियों को क्रेच में जाने की अनुमति होगी। अधिनियम में घर से कार्य का प्रावधान किया गया है, जिसमें 26 सप्ताह के अवकाश के समाप्त होने के बाद प्रयोग में लाया जा सकता है। कार्य की प्रकृति के अनुसार एक महिला नियोक्ता के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर इस प्रावधान का लाभ भी उठा सकती है। आगे देखते हैं बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 में। बाल श्रम निषेध नियमन संशोधन अधिनियम 1986 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई रोजगार को कानून द्वारा निर्मित सूची में चिन्हित किए गए खतरनाक व्यवसायों में प्रतिबंधित किया, मतलब प्रतिबंधित किया, वहां निषेध किया, और गैर खतरनाक व्यवसायों में उनकी सेवा के लिए नियम निर्धारण किए। इसका उद्देश्य 14 वर्ष से कम आयु वाले के बच्चों को रोजगार में प्रतिबंधन करना, प्रतिबंधित व्यवसायों की अनुसूची कानून कार्रवाई के परिवर्धन हेतु कार्य प्रणाली का निर्धारण करना, बच्चों की सेवा शर्तों का नियमन। बच्चों को रोजगार में इस अधिनियम तथा अन्य अधिनियम में जो बच्चों को रोजगार में निषेधित करते हैं और इन प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दंड का भी निर्धारण किया गया है। संबंधित कानून में बच्चों की परिभाषा में एक रूपता लाना। बाल श्रम निषेध व नियमन संशोधन अधिनियम 2016 में किशोर श्रम संप्रत्यय प्रस्तुत किया गया। 14 से 18 वर्ष की आयु तक व्यक्ति किशोर के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अधिनियम खतरनाक व्यवसायों को छोड़कर किशोरों को कार्य की अनुमति देता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। दिव्यांगजन अधिकार आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 सन 2016 में अधिनियमित किया गया, और ये समानता के अधिकार, गरिमा के साथ जीवन तथा जीवन के शैक्षिक, सामाजिक, विविधिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि विविध पक्षों के में अन्य व्यक्तियों के साथ पूर्ण समानता के लिए सम्मान को बढ़ावा देता है, संरक्षित करता है। अधिनियम दिव्यांग बच्चों के विभिन्न प्रकार के अधिकारों को तक विस्तृत है। सरकारों को ऐसे बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, मनोरंजन हेतु दिशा निर्देश देता है। इस अधिनियम में दिव्यांगों के प्रकार 7 हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 से बढ़कर 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए हैं। पहले 7 थे विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में, अब 21 हो गए, तथा केंद्र सरकार और अधिक प्रकारों को जोड़ने की शक्ति दी गई है। अतिरिक्त लाभ जैसे उच्च शिक्षा 5% से कम न हो तथा सरकारी नौकरियां 4% से कम न हो में आरक्षण भी शामिल किया गया। इन्हें आरक्षण दिया गया विकलांगों को। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 में आई थी। सभी बच्चों के लिए समान अवसर, उनके अधिकार संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। एनपीएससी ने विभिन्न अनुभागों, शासन के स्तरों में सम्मिलित तथा समन्वय हेतु बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 में उल्लेखित 4 मुख्य प्राथमिक क्षेत्रों जीवन जीने, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण तथा सहभागिता के अंतर्गत रणनीतियों और कार्य बिंदु के रूप में उद्देश्य भी तय किए गए। असुरक्षित बच्चों को सामाजिक, आर्थिक, अन्य वंचित समूहों के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, गली में घूमने वाले बेघर बच्चों, मजदूर, बाल मजदूर, खान बंदोबस्त बच्चे, तस्करी से लाए गए बच्चे, कानूनी रूप से अपराधी बच्चे, प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित स्थानांतरित बच्चे, जलवायुगत परिस्थितियां, नागरिक अशांति, पारिवारिक सहयोग से रहित बच्चों के बच्चे, HIV एड्स, कुपोषण आदि से पीड़ित बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्येक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएससी के उद्देश्य क्या है देखते हैं।
उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण सभी बच्चों के लिए जन्म से पूर्व, जन्म के समय तथा जन्म के पश्चात उनकी अभिवृद्धि और विकास के लिए संपूर्ण अवधि में उच्चतम मानदंडों के अनुरूप अनिवार्य रोग निरोधक, प्रोत्साहक, आरोग्यकारी तथा पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य देखभाल की समान मूलकता पहुंच सुनिश्चित करना। शिक्षा और विकास बच्चे के संपूर्ण सामर्थ्य हेतु विकास की विशिष्ट कौशल को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे के लिए अधिगम, ज्ञान, कौशल विकास सहित शिक्षा विकास के अवसरों में अधिकार, आवश्यक वातावरण देना, सूचना, आधारभूत ढांचे, सेवा, सहयोग की पहुंच, प्रावधान और प्रोत्साहन द्वारा सुरक्षित रखना। सुरक्षा में सभी बच्चों के लिए सभी परिस्थितियों में उनकी असुरक्षा को दूर करने के लिए सभी स्थानों पर, विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक देखभाल वाले सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना आया है। सहभागिता में बच्चों को उनके अपने विकास और उनसे संबंधित उनको प्रभावित करने वाले सभी मामलों में सक्रिय सहभागिता हेतु समर्थन बनाना। स्रोत है NPSC 2016 पृष्ठ 16 पे आप जाके देख भी सकते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में योजना आई थी। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ लैंगिक असंतुलन, बालिका, शिशु के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए किया गया, जिससे कि ये योजना जनता जागरूक हो और सभी लोग जागरूक हो तो बेटियों को पढ़ाया जाए, देश का विकास अच्छे से होगा। और उनकी लड़कों को पढ़ाया जाता है, उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए, उनको भी बराबर हक मिले, बराबर अवसर मिले। इसके लिए ये योजना सभी राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों में समाहित करते हुए एक राष्ट्रीय अभियान और निम्न CSR वाले 100 चयनित जिलों में बहुत क्षेत्रीय क्रियान्वयन पर केंद्रित करने पर लागू की जा रही है। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है। किन किन का प्रयास है ये याद रखने योग्य है। यह सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश 2019 में भी जारी किए गए। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में आया था। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में, यही ध्यान रखना है। और चाहे बच्चा को चाहे अपराधी हो, कानूनन अपराध पाए गए हो, ऐसे बच्चों को देखभाल और संरक्षण की जरूरत है। सभी के लिए समुचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, सामाजिक एकीकरण द्वारा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके न्यायिक निर्णय में बाल केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाकर बच्चों के सर्वोत्तम हित के मामलों में निस्तारण एवं की गई कानूनी कार्रवाई और बाल अनुकूलन दृष्टिकोण अपनाने वाले स्थापित संस्थानों और निकायों द्वारा पुनर्वास हेतु एक मजबूती कानूनी ढांचा तैयार करता है। लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण पोक्सो एक्ट 2012 बच्चों के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है। माता पिता, विद्यालय, समुदाय, पुलिस, न्यायालय, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन, बाल संरक्षण समितियां या इकाइयां तथा अन्य मीडिया बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है जिसमें बच्चे सुरक्षित और संरक्षित अनुभव करें। लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012 में रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, विशेष अदालत द्वारा अपराधियों के तथ्य जांच के लिए बाल अनुकूलन तंत्र को शामिल किया। न्यायिक प्रक्रिया के चरण में बच्चों के हित की सुरक्षित करते हुए यौन आक्रामक के अपराध, यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य के बच्चों के संरक्षण हेतु अत्यधिक मजबूती कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया। कानून बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के रूप में परिभाषित करता है। पीड़ित के रूप में बालक तथा बालिका कोई अंतर नहीं करता है, कोई भी हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी के लिए अधिकार दिया गया है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। ये याद रखना है। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले सभी व्यक्ति बच्चों में शामिल हैं। निजी प्ले स्कूलों हेतु विनियामक दिशा निर्देश 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए के निजी प्ले स्कूलों में NCPCR ने विनियामक दिशा निर्देश विकसित किए। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य है कि प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में समावेशन, एकरूपता लाना, बाल अधिकारों का उल्लंघन, बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार को रोकना, बच्चों के प्राथमिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिए प्री स्कूल शिक्षा की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की प्राप्ति और अंततः भारत में इस संस्थाओं को विनियमन तथा स्थापना हेतु मान्यता देकर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECE प्रणाली की अस्पष्टता को दूर करना। अनिवार्य एवं निःशुल्क RT अधिनियम 2009 भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। निःशुल्क शिक्षा से तात्पर्य है कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की फीस, शुल्क, खर्चा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो कि उसकी प्राथमिक शिक्षा के जारी रखने तथा पूरा करने में रोक सकता हो। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है यथोचित सरकारी स्थानीय अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है इस वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो तथा प्रवेश उपस्थित प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित हो। RT बच्चों के भय, दबाव, दबदबा
दबाव चिंता से मुक्त शिक्षा के अधिकार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2018 का प्रारूप आरटी कानून को विस्तारित करते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा को समाहित करने का सुझाव देता है। प्रस्तावित सुझाव कि इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए विस्तारित किया जाएगा। एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS 2009 में आया था। एकीकृत बाल संरक्षण योजना IPS 2009 में प्रारंभ की गई केंद्र परियोजित योजना है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चे अन्य असुरक्षित बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करना है। ये इसकी मेन याद रखने वाला पॉइंट है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 2007 में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह तथा उनसे जुड़े आकस्मिक मामलों को रोकना, समाज में बाल विवाह के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने बाल विवाह अवरोधन अधिनियम 1929 के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 अधिनियम लाया गया। यह नया अधिनियम बाल विवाह के निषेध, पीड़ित को सुरक्षा, राहत प्रदान करने एवं बाल विवाह को उकसाने, बढ़ावा देने, संपादित करवाने वालों के लिए सजा को प्रावधानों को सर्जित बनाता है। इस अधिनियम को संपूर्ण राज्य के एक भाग के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी है। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में देश की कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और घटते लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए पारित लाया गया है। इस अधिनियम में गर्भाधान से पूर्व तथा बाद में लिंग चयन की तकनीकों के प्रयोग को प्रतिबंधित रोका गया है और यह अधिनियम पूर्व गर्भाधान तथा प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को भी प्रतिबंधित करता है। इसमें प्रशिक्षण, संवेदनाशीलता, जागरूकता, प्रसार, मानव द्वारा मानसिकता बदलने पर विशेष जोर दिया गया है। और ये इसकी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आपको कितने याद रहे। और आगे देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखना। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कौन कौन सी है? सुरक्षा, सलामती और संरक्षण। रिपीट कर लेते हैं। प्रेम, स्नेह, समझना, स्वीकारना और स्वास्थ्य, ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। स्वास्थ्य आवश्यकताएं पोषण, पूरक पोषण, प्रारंभिक उद्दीपन, अधिगम आवश्यकताएं, बच्चों के विकास में उनकी अपूर्ण आवश्यकताओं का प्रभाव, बच्चों के अधिकारों का अर्थ, अधिकार, आवश्यकता और अधिकार में अंतर संबंध, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चिल्ड्रन के लिए दिए गए बाल अधिकार, उत्तरजीविता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, बाल विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकारी अधिनियम योजनाएं, समग्र शिक्षा SSA 2018 में, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 तथा बाल श्रम निषेध नियमन संशोधन अधिनियम 2016, दिव्यांगजन अधिकार RPWD अधिनियम 2016, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2016, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम 2012, निजी प्ले वे स्कूलों हेतु विनियामक दिशा निर्देश, ये भी देखें। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा RT अधिनियम 2009, एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS 2009, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया। पूर्व गर्भाधान प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में आए थे। ये थे महत्वपूर्ण अधिनियम, इनको याद रख लेना है। इन्हीं में क्वेश्चन देखने को मिलेगा DSSB पार्ट B में, चाहे NTT की हो चाहे PRT की हो। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये ऐसी ही PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो।